friends, today we are going to discuss about the Karl Heinrich Marx, a biography. कार्ल मार्क्स जिसे दुनिया के महान चिंतकों में से एक माना जाता है, जर्मनी जिनकी कर्मस्थली रही है, जन्मभूमि रही है और जिन्होंने जीवन का आधा समय ब्रिटेन में एक अभावग्रस्त जीवन के रूप में व्यतीत किया, उसी कार्ल मार्क्स की बायोग्राफी के बारे में, जीवनी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आखिरकार कैसा था कार्ल मार्क्स का जीवन। सबसे पहले कार्ल मार्क्स का जो मूल नाम था वह था कार्ल हेनरिक मार्क्स और इनका जन्म 1818 में हुआ और इनका देहांत 1883 में हुआ। कार्ल मार्क्स जिसके लिए कहा जाता है आधी दुनिया जिसे बहुत प्रेम करती है और आधी दुनिया जो उससे घृणा करती है। विशेष रूप से जो इकोनॉमिक क्रिएचर की बात कही गई है उसे आर्थिक प्राणी जो है, उस आर्थिक प्राणी और इकोनॉमिक क्रिएचर की बात कही गई है कि वह जैसे इकोनॉमिक एरा में या मॉल्थस में या एडम स्मिथ के जीवन में हम देखते हैं कि ह्यूमन इज इकोनॉमिक क्रिएचर, ऐसा ही कुछ सारांश हम मार्क्स का मान सकते हैं एक कोटेशन के रूप में कि मार्क्स ने ये देखा कि जो औद्योगिक क्रांति 1760 ब्रिटेन में आरंभ हुई, उस क्रांति के बाद जो पूरी दुनिया भर में मानव का एक नया स्वरूप देखने को मिला और जिसे हम इकोनॉमिक क्रिएचर और इकोनॉमिक ह्यूमन के रूप में जानते हैं, आर्थिक मानव के रूप में। और ये भी कहा जा सकता है कि पूरी दुनिया भर में जो सोसाइटी डेवलप होकर आई, जिसे बहुत बाद में कैपिटलिस्ट सोसाइटी कहा गया, आखिरकार इस पूंजीवादी समाज के निर्माण के पीछे क्या रहस्य था, तो वो रहस्य कार्ल मार्क्स के आर्थिक चिंतन में हमें दिखाई देता है। कार्ल मार्क्स अपने माता पिता के 9वें बच्चे थे और इनका जन्म तत्कालीन जर्मनी के राइनलैंड के ट्रायर कस्बे में हुआ। इनके पिता का नाम हेनरिच था और वो पेशे से एक वकील थे, जो कि एक जाने माने प्रसिद्ध वकील थे। इनके माता पिता दोनों ही यहूदी थे, परंतु ये वकालत में जो ईसाईत्वाद था उसके प्रभाव के कारण चर्च में इनके पिता ने बैप्टिस्ट की जो परंपरा ट्रेडिशन होती है या ईसाईकरण की जो परंपरा है या किसी धर्म को अपनाने पर जो शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, प्योरिफिकेशन ऑफ द कस्टम्स और रिलीजन है, उसके माध्यम से इन्होंने ईसाई धर्म को ग्रहण किया। इस बात से उनकी माता के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उनकी माता का नाम हेनरिटा फ्रेसबर्ग था, जो जेविश ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी और उन्होंने ईसाईत्वाद को स्वीकार नहीं किया। साथियों, न केवल उनके पिता ने ये ईसाई धर्म को ग्रहण किया, अपितु जब मार्क्स 6 साल के थे तो उनका भी बैप्टिसाइज किया गया और ये शुद्धिकरण की प्रक्रिया जिसे हम अलग अलग धर्मों में देखते हैं, जो विशेष रूप से ब्राह्मण धर्म में जन्म से जुड़ी हुई प्रक्रिया है, विवाह से जुड़ी हुई प्रक्रिया है और डेथ मृत्यु से जुड़ी हुई प्रक्रिया है। तीनों स्थिति में जन्म, प्रण और मरण की जो परंपरा है वह ब्राह्मणवाद के शुद्धिकरण के सिद्धांतों से आरंभ होती है। और ऐसा शुद्धिकरण ईसाईत्वाद में वाटर प्योरिफिकेशन के नाम से इसको जाना जाता है और कुछ समय के लिए, कुछ पलों के लिए जो बालक है उसको पानी में डुबोया जाता है और बड़ा व्यक्ति को ऐसा करता है तो उसको कुछ सेकेंड और मिनट के लिए ऐसा किया जाता है। ये एक तरीका है, उनका ऐसा मानना है। जैसा कार्ल मार्क्स ने आगे चलकर लिखा कि जब 6 साल में मुझे ईसाईकरण किया गया, इसका मेरे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। और कार्ल मार्क्स कहते हैं, इफ़ यू वांट टू रिफॉर्म इन सोसाइटी यू विल बिकम ए एंटी रेडिकल रिलीजन। आपको जो एक रिलीजन है या जो धर्म है उसके प्रति आपको रेडिकल एंटी होना पड़ेगा, तभी आप धर्म में सुधार कर सकते हैं। वरना जो रिलीजन है वो एक तरह से ओपियम ऑफ द पीपुल है, मास लोगों के लिए एक अफीम है जनता के लिए, और जिसका धार्मिक नशा करने के बाद व्यक्ति की जो तर्क शक्ति है वो शून्य हो जाती है और जब तार्किकता शून्य हो जाती है, विवेक शून्य हो जाता है, तो उसके बाद उसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। इसीलिए मार्क्स ने जो रिलीजन और सोसाइटी का जिक्र किया है अपने आर्टिकल में, वो बहुत ही गहरा जिक्र है और उसने इसीलिए इन तमाम तरह की धार्मिक बाधाओं से दूर, राज्य की बाधाओं से दूर, आर्थिक जो वैश्विक मजदूर हैं या जो पूरी दुनिया भर के मजदूर हैं उनको उसने आह्वान किया है। वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड बी यूनाइट का उसने नारा दिया है कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ, नथिंग लॉस्ट फॉर यू रेदर देन सेकल्स। जो आपकी बेड़ियाँ हैं उनके अलावा खोने के लिए आपके पास कुछ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया आपके लिए है।
तो इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और इसीलिए कार्ल मार्क्स के जो चिंतन का अंतिम निष्कर्ष है, जिसमें एक वो क्लास लेस सोसाइटी को डिज़ाइन करना चाहते हैं, रिलीजियस लेस सोसाइटी को डिज़ाइन करना चाहते हैं और स्टेट लेस सोसाइटी को डिज़ाइन करना चाहते हैं। तो जो क्लास है और जो स्टेट है और जो रिलीजन है, ये तीन उनके की पॉइंट हैं जिनको वो एक तरह से मानते हैं कि स्टेट इज़ ए टूल्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द मास बाय द माइनॉरिटी और कैपिटल सोसाइटी। जो अल्पसंख्यक हैं उनके द्वारा राज्य के माध्यम से शोषण किया जाता है, राज्य उनके लिए एक हथियार है। और जब से आफ्टर ट्रीटी ऑफ वेस्टफीलिया के बाद सॉवरेन स्टेट आया है, तब से वह राज्य के अधिकांश नागरिकों के शोषण की व्यवस्था का पैरोकार है, कस्टोडियन है, गार्ड बना हुआ है। और न केवल वह स्थानीय स्तर पर और नेशनल लेवल पर, अपितु तो इंटरनेशनल लेवल पर भी जो दुनिया डेवलप्ड कंट्री और डेवलपिंग सोसाइटी के बीच बटी हुई है, डिवाइडेड है, वो भी इस बात का प्रतीक है, जिसमें यूएनओ भी हम सिक्योरिटी काउंसिल के रूप में देख सकते हैं कि कुछ देश हैं जो दुनिया के बाकी देशों पर अपना हेजिमनी स्थापित बरकरार रखना चाहते हैं। और वो शोषण की परंपरा जो कार्ल मार्क्स में क्लास में दिखाई देती है, वह नेशन में जो हीगलियन फिलोसॉफी में स्ट्रगल बिटवीन द नेशंस कहा गया, कार्ल मार्क्स उसको कहता है द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन इज़ द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। और सोशल क्लासेज स्ट्रगल की बात उसने कही है कि मानवीय सभ्यता का जो इतिहास है वह राष्ट्रों के संघर्ष का इतिहास नहीं है, अपितु वह समाजों के संघर्ष का इतिहास है। और इसी इतिहास को वो एक ऐसा बुरा दौर मानते हैं जिससे मुक्ति केवल मजदूरों के एकीकरण के माध्यम से मिल सकती है। साथियों, कार्ल मार्क्स ने अपनी जो आरंभिक एजुकेशन थी, प्राइमरी एजुकेशन थी, वह खुद अपने कस्बे ट्रायर से पूर्ण की। 1835 में उन्होंने शिक्षा को प्राप्त कर लिया। इसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ बॉर्न ज्वाइन करते हैं कॉलेज एजुकेशन के रूप में। और वहाँ बहुत से जो मूवमेंट थे, विशेष रूप से एंटी रिलीजियस मूवमेंट थे और जो एंटी स्टेट मूवमेंट थे, स्टेट फॉरवर्ड के जो मूवमेंट थे और जो रिफॉर्म्स के मूवमेंट थे, उनमें पार्टिसिपेट करने के कारण अनेक बार कार्ल मार्क्स को जेल में बंदी बनाया गया और अनेक प्रकार से उनको पनिश्ड किया गया। इसके बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन को ज्वाइन किया 1836 में। और हम ये कह सकते हैं कि जिसको यूनिवर्सिटी कहा जाता है, दैट इज़ द बर्थ पैलेस ऑफ आइडियाज़ और बर्थ पैलेस ऑफ नॉलेज। जो नॉलेज को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे किसान खेत में फसल पैदा करता है, एक दाने से बहुत से दाने बनते हैं, इसी को कार्ल मार्क्स ने कहा है कि यूनिवर्सिटी जो है वो एक दाने के रूप में है, वाद के रूप में, थेसिस के रूप में, जिसके एंटीथेसिस सोसाइटी और एग्जिस्टिंग जो समाज है उसमें जो व्यवस्थाएं हैं वो उनके खिलाफ बोलेगा, इसलिए वो एंटीथेसिस है। और उसके बाद वापस उसका जो मूल आइडिया था उसमें मैं परिवर्तित होगा तो संवाद होगा। वाद इसमें एक कॉमन वर्ड है जिसको आप थेसिस कह सकते हो, आइडिया कह सकते हो, और एंटीथेसिस उसका अपोजिट है और सिंथेसिस उसी का वापस मूल स्वरूप है। तो गेहूं के एक दाने से जो बहुत से दाने बनते हैं बालियाँ आने के बाद, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में जो एक व्यक्ति है उसके जो आइडिया है वो आइडिया बहुत बड़ी संख्या में एक्सपेंडेड होता है, ये उसका मानना है। और इसीलिए उसने दो तरह के आइडिया की बात कही वहाँ पर। विशेष रूप से 5 साल तक वो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन में रहे और उस समय केवल 82 छात्र बर्लिन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर्ड थे। लॉ एंड फिलोसॉफी में उन्होंने डॉक्टरेट करने का अपना आइडिया था और विशेष रूप से वो लॉ का अध्ययन करने के बाद फिलोसॉफी की तरफ डाइवर्ट हो गए। और हीगल, जिसको जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हीगल फादर ऑफ फिलोसॉफी, मॉडर्न फिलोसॉफी कहा जाता है, उसकी मृत्यु के 5 साल बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन को ज्वाइन किया था। उनका इस पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा कि जो हीगल की फ़िलोसॉफी थी, इसीलिए उसको हेगेलियन फ़िलोसॉफी में बहुत ज़्यादा विश्वास हुआ। लेकिन जब उसने देखा कि हीगल की जो फ़िलोसॉफी है वो कहीं ना कहीं क्रिश्चियनिटी पर बेस्ड है, और क्रिश्चियनिटी मीन्स द स्प्लिट बिटवीन द सोल एंड बॉडी, जो आत्मा है और जो शरीर है उसमें अलगाव की बात कहते हैं। और उसने बताया कि किस तरह से जो प्रारंभिक स्कूल के शिक्षक थे वो ये बताते हैं उनको आत्मवाद के सिद्धांत के रूप में कि जो सोल होती है उसका एक आउटर एग्जिस्टेंस होता है। इसको कार्ल मार्क्स ने नकार दिया कि ईसा मसीह को लाइफ ऑफ जीसस के नाम से उसने लिखा कि जब ईसा मसीह की मृत्यु हो जाती है तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई विज्ञान नहीं है, दुनिया का ऐसा कोई समाज विज्ञान नहीं है जो मरे हुए आदमी को पुनर्जीवन प्रदान कर सके। लेकिन आत्मा के एग्जिस्टेंस की वजह से, कृष्ण थियोलॉजी की वजह से आत्मा पुनः उसके शरीर में लौटती है और वो जिंदा हो उठता है और उसके बाद ईसाईवाद को आगे बढ़ाया जाता है। इसलिए उन्होंने जो हीगल की फ़िलोसॉफी थी उस फिलोसॉफी को एक नया मोड़ दे दिया, जिसको हम कह सकते हैं कि फ्यूबरवाक फ़िलोसॉफी। फ्यूबर का जो आइडिया था उस आइडिया को उसने जो सोशल डेवलपमेंट था उसका मेन रीज़न माना।
तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन से न केवल लॉ की डिग्री उन्होंने प्राप्त की, अपितु डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी 1841 में उन्होंने अचीव किया। और द डिफरेंसेस बिटवीन द डेमोक्रेटियन एंड एपिक्यूरियन फिलोसॉफीज ऑफ नेचर, इसके टाइटल के ऊपर उन्होंने अपनी थीसिस को कंप्लीट किया और 1841 में थीसिस को पब्लिश किया गया, जो हेगेलियन फिलोसॉफी पर बेस्ड थी, परंतु जो इस फिलोसॉफी को ड्राइव करने वाली फोर्स थी, उस ड्राइव फोर्स को उन्होंने चेंज कर दिया और मार्क्स उसको कॉल करता है फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और इकोनॉमिक प्रोडक्शन और मोड ऑफ प्रोडक्शन। जो उत्पादन का माध्यम है उसको, या मटेरियल उसको वो कहता है, या मटेरियलिज्म उसको भौतिकतावाद भी कहा जाता है। साथ ही कार्ल मार्क्स का जो चिंतन था, आइडिया था, उसकी जो जन्मभूमि थी वह यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन थी, और उसके बाद उन्होंने अनेकानेक रचनाओं का लेखन कार्य किया, जिसने पूरी दुनिया में मार्क्स के चिंतन को विस्तृत और गहन और विवादास्पद और चर्चित बना दिया। मार्क्स न केवल एक फिलोसोफर थे, अपितु वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविस्ट भी थे, सोशियोलॉजिस्ट भी थे, हिस्टोरियन भी थे, इकोनॉमिस्ट भी थे और एक वेल नोन जर्नलिस्ट भी थे। जब उन्हें यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया गया तो उसके बाद उन्होंने जर्मनी के नेजिक करके जर्नल को ज्वाइन किया और वो डेली एडिटोरियल संपादक लिखते थे। 1842 में इस जो जर्नलिस्ट के रूप में उन्होंने अनेक पेपर निकाले, उसमें एक था क्रिटिक्स ऑफ पर्शियन गवर्नमेंट, जिसकी वजह से सरकार ने उसको फिर से देश निकालने की बात कही कि उन्हें इस देश को छोड़ना होगा, पर्शिया को छोड़ना होगा। इसके बाद वो ब्रुसेल्स चले जाते हैं और ब्रुसेल्स के बाद 1849 में वो लंदन जाते हैं, जहाँ रिमेनिंग लाइफ को उन्होंने पूरा किया। साथियों, कार्ल मार्क्स की जो एसेंशियल जो रीडिंग्स थी, उनमें जो सबसे ज़्यादा उन पर प्रभाव पड़ा है, जो मैंने कहा कि उस समय जो यूनिवर्सिटी ऑफ बर्लिन था दो विचारधाराओं में बटा हुआ था। वहाँ इस तरह जो हमारी यूनिवर्सिटी का जो करिकुलम है, ऐसा कोई करिकुलम नहीं था, केवल फिलोसॉफी लॉ के बारे में अध्ययन कराया जाता था। तो एक थे लुडविग फ्यूबरबाच, जो कि हीगल की विरोधी विचारधारा का नेतृत्व कर रहे थे, और एक थे थॉमस हीगल, जो कि फिलोसॉफी की आइडियोलॉजी का लीडरशिप कर रहे थे। लुडविग फ्यूबरबाच के द्वारा जो मेटरलिज्म का कंसेप्ट दिया गया था, उसको कार्ल मार्क्स ने मूल रूप से स्वीकार किया, और दूसरा हीगल का जो डायलैक्टिक और डायलैक्टिकल मेथड, द्वंद्व और द्वंद्वात्मक पद्धति का जो फॉर्मूला था, उसको उन्होंने स्वीकार किया, और इससे एक नया आइडिया दुनिया में पहली बार देखने को मिला, जिसे आइडिया ऑफ डायलैक्टिक मेटरलिज्म इन द वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद इसे कहा जाता है, हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक इसको कहा जाता है, और रियल हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन के नाम से इसको जाना जाता है। तो ह्यूमन सिविलाइजेशन की जो हिस्ट्री है उसको कार्ल मार्क्स ने 6 भागों में डिवाइड किया है। उसमें प्रीमेटिव जो कम्युनिज्म होता है और मॉडर्न कम्युनिज्म होता है, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो रिमेनिंग जो 4 स्टेजेज़ हैं वो कॉन्फ्लिक्ट की स्टेजेज़ रही हैं, और वो शोषण के एक्सप्लॉयटेशन की स्टेजेज रही हैं, जिनके बारे में हम आगे मेजर आइडियाज़ ऑफ कार्ल मार्क्स में चिंतन करेंगे। तो आइडिया ऑफ डायलैक्टिक मेटरलिज्म फ्यूबरबाच और हीगल से कार्ल मार्क्स ने स्वीकार करके इसको दुनिया में एक नए सिद्धांत के रूप में डिज़ाइन किया है। जब 1843 में उनकी शादी जेनी वॉन वेस्टफन से हुई, जो कि बहुत ही एक अच्छे घराने से थी, परंतु उसके बावजूद जो उनके माता पिता की असहमति थी, और इस वजह से उन्हें बहुत से कष्टों का सामना भी करना पड़ा, और उनकी फैमिली जो सपोर्ट था वो उन्होंने देना बंद कर दिया। हेगल्स फिलोसॉफी ऑफ राइट करके पहली बार उन्होंने जो 1843 में अपनी पुस्तक लिखी, उसने हीगल के दर्शन को चुनौती दी, और जो बर्लिन की जो विचारधारा थी, आइडियोलॉजी थी, उसको एक नया कंसेप्ट मिला कि जो विद्यमान व्यवस्था है, स्टेटस क्यो ऑफ सोसाइटी होता है, उसके विपरीत अगर आप कुछ लिखते हैं, बोलते हैं, तो उसका बहुत गहरा प्रभाव होता है। और इसीलिए हीगल की जो फिलोसॉफी एक एग्जिस्टेड फिलोसॉफी थी, उसके विपरीत जाकर कार्ल मार्क्स ने फिलोसॉफी ऑफ राइट, जो दर्शन का अच्छाई है या दर्शन का जो प्राधिकार है, उसको उन्होंने परिभाषित किया कि हीगल वाज रॉन्ग और हीगेलियन फिलोसॉफी वाज रॉन्ग, गलत थी, और व्हाट इज़ द राइट फिलोसॉफी ऑफ हीगेलियन मॉडल, उसको उन्होंने डिज़ाइन किया। इसके साथ ही उन्होंने एक कृति जिसको इकोनॉमिक एंड फिलोसॉफिकल मैन्यूस्क्रिप्ट 1844 के नाम से जाना जाता है। साथियों, ये हमें ध्यान रखना है कि इस कृति को 100 साल तक पब्लिश नहीं किया गया, क्योंकि दार्शनिक और आर्थिक जो स्वरूप था उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिक्स था, हम कह भी सकते हैं। इट वाज द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी इन एग्जिस्टिंग सोसाइटी इन द वर्ल्ड, जो दुनिया भर में जो विद्यमान समाज था उसका राजनीतिक अर्थव्यवस्था जो थी, यानी राज्य और राज्य के माध्यम से संचालित इकोनॉमी, उसका क्रिटिक्स किया गया। इसलिए इसको
कृति को इग्नोर कर दिया गया, बाहर नहीं भेजा गया और मार्क्स की मृत्यु के बाद इसे पब्लिश किया गया। लेखन का प्रभाव जो हम कह सकते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण कृति जो उन्होंने 1847 में लिखी, जिसको हम कह सकते हैं कि एग्जिस्टिंग जो यूटोपियन सोशलिस्ट था और जो अनार्चिस्ट की आइडियोलॉजी यूरोप में थी, उसको चैलेंज किया और जोसेफ प्रोंधा का क्रिटिक्स उन्होंने लिखा, जिसे जोसेफ प्रोंधा ने लिखा फिलोसॉफी ऑफ पुअर्टी, और इन्होंने उसको बदल दिया, उसको कहा द पुअर्टी ऑफ फिलोसॉफी, दर्शन की दरिद्रता कहा है, दरिद्रता का दर्शन नहीं, अपितु जो उनका दर्शन है वो ही गरीब है, दरिद्र है, उसकी में अभाव है, ये उन्होंने उसको डिफाइन किया। और प्रोंधा जो कहता है कि ऑल प्रॉपर्टीज थेफ्ट, पूरी संपत्ति ही क्या है, चोरी है, उसका अनार्सिज्म की जो फिलोसॉफी थी उसको चैलेंज किया और नए स्ट्रक्चर के रूप में ढाला। इसके अलावा दुनिया भर में जो सबसे ज़्यादा कार्ल मार्क्स की कृतियाँ जो विशेष रूप से उस समय जर्मन में लिखी गई, उसके बाद उसको दुनिया भर की भाषाओं में विशेष रूप से फ्रेंच में उस समय अनुवादित किया गया, इटालिक लैंग्वेज में, लैटिन लैंग्वेज में, 1851 में अंग्रेजी में, और उसके बाद ये दुनिया की आज सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली कृतियों में से एक है अब तक की जो अवेलेबल लिटरेचर है उसमें। इसका नाम है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 विद द एंजल्स। एंजल्स जो ब्रिटेन का उद्योगपति था, उसके साथ मिलकर इन्होंने साम्यवादी घोषणा पत्र लिखा, जो कि एक पंप्लेंट था और पूरी दुनिया भर के मजदूरों को, इसका फर्स्ट जो कोटेशन है वह ऑल द वर्कर्स ऑफ सोसाइटी और वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड बी यूनाइट को टाइटल करके वो लिखते हैं कि दुनिया के मजदूरों, तो क्रॉस द नेशन बॉर्डर्स ऑफ द स्टेट की उसने बात कही है कि जो राष्ट्रीय सीमाएं हैं राज्यों की, उनको क्रॉस करके हम पूरी दुनिया के मजदूरों की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया भर में मानवता का या ह्यूमन राइट्स जिसको आप कहते हो, तो ह्यूमनिटी की जो बात इन्होंने कही है और जो समानता की बात उन्होंने कही है, फ्रीडम की जो बात कही है, और उन लोगों के लिए जो मेहनत कश है, जिनको आगे चलकर उन्होंने दास कैपिटल में वैल्यू ऑफ सरप्लस कहा या सरप्लस थ्योरी के नाम से उसको जाना जाता है। जो काम करता है उसको उसका प्राधिकार प्रतिफल मिलना चाहिए, इसलिए उसने दुनिया भर में ही शोषण की व्यवस्था को देखा, क्योंकि पूरी ह्यूमन सिविलाइजेशन को उसने स्ट्रगल और क्लास स्ट्रगल ऑफ हिस्ट्री के रूप में देखा। इतिहास का वह एक दर्शन है, वह संघर्ष का दर्शन है, और इसलिए पूरी दुनिया भर में ये संघर्ष करना पड़ेगा। इसके साथ एंजल्स के साथ मिलकर इन्होंने दी जर्मन आइडियोलॉजी 1845 और दी होली फैमिली 1845 का भी लेखन कार्य किया। कार्ल मार्क्स ने अपने जीवन काल में सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथों में से दास कैपिटल की रचना की 1867 में, उसका फर्स्ट पार्ट था, और बाकी के रिमेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ दास कैपिटल हैव बीन पब्लिश्ड बाय दी एंगल्स। ये बाद में पब्लिश किए गए एंजल्स के द्वारा, जो कि मार्क्स के ही आइडिया को एक नए स्वरूप में ढालकर पब्लिश किया गया और गोथा प्रोग्राम उनके द्वारा लिखा गया। तो ये महत्वपूर्ण रचनाएं थी कार्ल मार्क्स की, जिन्होंने पूरी दुनिया में चिंतन को प्रभावित किया, और ऐसे लेखन से, ऐसे आइडियोलॉजी से और ऐसे पंपलेंट से वो जर्मनी का नायक और पूरी दुनिया भर में उसको पढ़ा जाना, ये हमें एक व्यक्ति की पावर ऑफ द कॉमन मैन को डिफाइन करता है। हालांकि उनका खुद का जीवन बड़ा ही अभावों से ग्रस्त रहा, और एक बार लेटर लिखकर उसने एंजल्स ने लिखा, माई वाइफ इज इल बट आई कैन नॉट कॉल एंड कुड नॉट कॉल द डॉक्टर बिकॉज आई हैव नो मनी। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो और हम जानते हैं कि 3 बच्चे थे कार्ल मार्क्स के, और तीनों का इस अभाव में देहांत हो गया। और वो लिखते हैं कि उनका जो घर का आंगन है वो बच्चों के बिना सूना हो गया, लेकिन वे बचा नहीं पाए, क्योंकि उनकी जो आर्थिक अभाव की अवस्था थी उसकी वजह से उनका इलाज नहीं करा पाए, और उसका जीवन जो था बच्चों के विहीन हो गया। उसके बावजूद भी वो पीछे नहीं हटे और उन्होंने अपने लेखन कार्य को जारी रखा। शायद वो पूरी दुनिया को ही अपने बच्चों के रूप में देख रहे थे, इसलिए दुनिया की मुक्ति की बात वो कह रहे थे। कैपिटल सोसाइटी से सर्वहारा क्लास की, वो खुद को अपने आप को बुजुर्वाज के रूप में, जिसको हम कहते हैं प्रोलेटेरियन, तो बुजुर्वा का एंटी बुजुर्वाइज के रूप में डिफाइन किया, और उसने कहा कि हमें प्रोलेटेरियन क्लास जो है, सर्वहारा वर्ग है, उसके लिए हमें एक होना पड़ेगा और संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, न केवल वो एक लेखक थे, एक प्रोफेसर ही थे और एक जर्नलिस्ट ही थे, अपितु वो एक एक्टिविस्ट भी थे। उन्होंने देखा कि किस तरह से इस विचार को पूरी दुनिया में लागू किया जाए, तो वर्कर्स मई करके उन्होंने 1864 में एक डिज़ाइन किया पम्पलेट, और उसको फर्स्ट इंटरनेशनल ऑफ कम्युनिज्म के नाम से जाना जाता है। 1864 में, जो आज भी जारी है, मार्क्स की मृत्यु के 200 साल के बाद भी, 250 साल के बाद भी वो चल रहा है, जिसको 1917 में रसिया में हमें देखा गया, और बाद में चीन और तमाम तरह के देशों में उसका बदला हुआ स्वरूप हमें दिखाई देता है। इस कंप्लेंट में हमें लाखों मजदूरों को दिखाई दे रहा है कि वो किस तरह से मेहनत कश लोग हैं, और उनके ऊपर जो आपको दिखाई दे रहा है तस्वीर में,
वह कैपिटलिस्ट सोसाइटी का सिंबल है और उसका जो प्रोटेक्शन आपको वॉल के रूप में दिखाई दे रहा है, दैट इज़ द स्टेट, वह राज्य है। इसका मतलब राज्य जो है वह पूंजीपतियों का है, वह सर्वहारा वर्ग का नहीं है। इसलिए राज्य को जो पूंजीपति वर्ग हैं उन पूंजीपति वर्ग को सर्वहारा वर्ग के रूप में स्थापित करना पड़ेगा। जब सभी सर्वहारा वर्ग के रहेंगे तो राज्य की आवश्यकता नहीं होगी। इसलिए कार्ल मार्क्स ने राज्य को समाप्त करने की बात नहीं कही, अपितु उसने कहा है स्टेट विल हैव लॉस्ट द यूटिलिटी सो स्टेट विल बी डेस्ट्रॉयड। जब राज्य अपनी उपयोगिता खो देगा तो राज्य अपने आप नष्ट हो जाएगा, राज्य को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। और जब सभी एक ही क्लास के हो जाएंगे तो जो रिलीजियस क्लास है, क्रिश्चियनिटी है, उसका भी अंत हो जाएगा। और रिलीजियस आल्सो है लॉस्ट यूटिलिटी, जो धर्म है वो भी अपनी उपयोगिता खो देगा। इसलिए और जब क्लास ही एक ही रहेगी तो जो दो तरह की क्लासेज हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल क्लास है, उसका भी अंत हो जाएगा। और एक मॉडर्न कम्युनिज्म के रूप में क्लास लेस, रिलीजियस लेस और स्टेट लेस सोसाइटी बनेगी, जो प्राइवेट और ऑप्शनल सोशल ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इसको ऑपरेट किया जाएगा। सभी व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी काम करेंगे और अकॉर्डिंग टू नीड्स के अनुसार उनको फुलफिलमेंट किया जाएगा। ये एक विकसित समाज होगा। ये आदिम समाज साम्यवाद से इस बात में भिन्न होगा क्योंकि विज्ञान और तकनीक के कारण दुनिया में बहुत ज़्यादा बदलाव हो गया है। और जो नई दुनिया है उसमें विज्ञान और तकनीक के साथ सर्वहारा वर्ग एक समानता के आदर्श को स्थापित करेगा। इसलिए उनके फर्स्ट इंटरनेशनल में उन्होंने मजदूरों को कॉल किया है और उनको ये समझाया है कि किस तरह से हमें जो साइंटिफिक सोशलिज्म है उसको लागू करना है। और ऐसे इसी संघर्ष में मार्च 14 1883 को लंदन में कार्ल मार्क्स का देहांत हो जाता है। लेकिन साथियों, जैसे मैंने पहले बताया कि अभाव में और त्याग के रूप में जिन्होंने जीवन जिया है वो मरे नहीं हैं, मरकर डेड, जिसको बॉडी के रूप में आप मृत्यु कह सकते हैं, मृत्यु नहीं, अमर हैं। और कार्ल मार्क्स की मृत्यु के 100-150 सालों के बाद भी, हम लगभग 140 सालों के बाद भी कार्ल मार्क्स की बात कर रहे हैं। इसका मतलब कार्ल मार्क्स जिंदा है, मरा नहीं है। और ऐसे बहुत कम लोग हैं जिनके बारे में हम पढ़ाते हैं, शायद उन्होंने दुनिया को बहुत कुछ दिया है, इसलिए वो मरे नहीं, जिंदा है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग ऑफ माई वीडियो।